नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन प्रदेश के इस मंच पे। आप हैं हमारे साथ एक बेहतरीन सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले क्लास में नागरिकता पे विस्तार पूर्वक चर्चाएं किया था और हमने अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक विस्तार पूर्वक चर्चाएं किया था और ये जानने का प्रयास किया था आखिरकार किसी भी व्यक्ति को नागरिकता किन किन विधि के द्वारा मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चाएं किया था। और ये भी जाना था कि आखिरकार नागरिकता अधिनियम सर्वप्रथम कब आया था। उसमें हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था और उसके बाद कई बार उस पर संशोधन भी हुआ और उन सभी डेट्स को भी, यानी कब कब संशोधन हुआ, उस वर्ष को हमने देखा था। आज के इस सेशन में हम जानेंगे आखिरकार जब 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था, उनमें नागरिकता लेने के लिए किन किन नियमों से हमें गुजरना पड़ता है, वो सभी बातें को हम जानेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले आज हम आप सभी से कुछ चर्चाएं करने वाले हैं, कुछ बातें करने वाले हैं। समाज के ऐसे कुछ तत्व हैं जो अपने से आगे बढ़ते हुए इंसान को देख नहीं सकते हैं। वह चाहते हैं कि उसे कैसे हम आगे बढ़ने से रोक दें। वो ऐसे ऐसे बातें करेंगे, ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जैसे उससे लगेगा कि हमारे इस कर्म से, हमारे इन बातों से आगे वाले इंसान अपने कामों को भूल जाएंगे, अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे। तो ये अपने मन से इस वहम को हटा दीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी इन बातों से कोई या मैं, कोई भी हो सकता है, अपने लक्ष्य को छोड़ दे, अपनी सपनों को छोड़ दे, अपना काम करना बंद कर दे, ये नहीं हो सकता है। बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना कर लिया हूं, ये छोटा मोटा चुनौती है। आपके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इतनी कम उम्र में बहुत सारा चुनौतियों का सामना किया हूं और करेंगे भी, इससे कोई डर नहीं है। चुनौतियां करना अब हमारी आदत बन गई है और इसे हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। अगर आपको यह शिक्षा जैसा नवनिर्माण कार्य अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप उस जमाने के छात्र हैं या बच्चे हैं या जो भी हैं, आप वो हैं कि आपको 30 सेकंड में हर मजा चाहिए। रील्स की दुनिया से बाहर निकलिए और सीखिए आप कहाँ हैं और आपको क्या करना है। दूसरों के आगे बढ़ने से रोकने से अच्छा है अपने आप को सुधारिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो चलिए आज के इस क्लास को हम आरंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिकता अधिनियम 1955, यानी हम जानेंगे आखिरकार नागरिकता अधिनियम 1955 हमें कितने प्रकार से नागरिकता प्रदान करती है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 जिसपे कई बार संशोधन हो चुकी है, वह हमें 5 तरह से नागरिकता प्रदान करती है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण और पांचवा अर्जित भूमि। इन सभी बातों का हम विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। थोड़ा धैर्य बनाकर बैठे रहिए। पहला था हमारा जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर। यह बात 1955 की नागरिकता अधिनियम में लिखा गया था, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे भारत का नागरिकता आसानी से मिल सकता है। लेकिन इसका आगे जाकर कुछ दिक्कत आने लगी, यानी इनसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना होने लगा और इस पर 1986 में संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि आपको जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिल सकती है। इससे क्या दिक्कत होने लगा होगा, आप विचार कर सकते हैं कि अगर जन्म के आधार पर ही अगर नागरिकता मिलने लगी हो तो इसका यानी भारत नागरिकता कोई प्रदान आसानी से कर सकता था। इस पर जब संशोधन हुआ तो इसमें कहा गया कि अगर आपका माता पिता का जन्म भी भारत में हुआ हो, यानी माता
पिता दोनों हो या माता और पिता में से कोई एक भी अगर भारत के नागरिक हैं तो उन बच्चे को भारत का नागरिकता मिलेगा। ऐसा 1986 में कहा गया कि उन बच्चों को भारत नागरिकता मिलेगा जिनके माता पिता दोनों भारतीय हैं या माता या पिता में से कोई एक भारतीय है, तो उन बच्चों को भारत का नागरिकता मिलेगी। लेकिन इसके बाद भी इन पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो फिर इस पर संशोधन 2003 में किया गया। 2003 में किया गया, जो 1986 में जो बात लिखा गया था उतना तो था ही, लेकिन इसमें एक चीज ऐड किया गया। इसमें कहा गया जो माता हो या पिता दोनों की वैलिड नागरिकता होना चाहिए, वैलिड नागरिकता होना चाहिए, सिटीजनशिप होना चाहिए, तब उन बच्चों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी जन्म के आधार पर कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बाद इतना बार 2 बार इस पर संशोधन हुआ। ये था जन्म के आधार पर। अब हम लोग जानेंगे जन्म के आधार के बाद वंश के आधार पर, वंश के आधार पर कैसे मिलती थी। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखा गया था, वो था वंश के आधार पर, यानी वंश के आधार। इसमें 1955 में कहा गया था अगर जो बच्चे भारत में जन्म लिए हैं अगर उनके पिता भारतीय हो तब उन बच्चों को भारत की नागरिकता मिलेगी। इससे हमारी जो माताएं हैं या बहनें हैं उनको थोड़ा इन बातों से कष्ट हुआ, दिक्कतें हुई कि सिर्फ पिता के ही जन्म के आधार पर नागरिकता क्यों। तो इन पर इसी तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो फिर इस पर 1992 में संशोधन हुआ। इस संशोधन में कहा गया माता या पिता किसी के भी आधार पर, अगर माता का भी जन्म भारत में हुआ हो या पिता का भी जन्म भारत में हुआ हो, तो उन बच्चों को वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ये था वंश के आधार पर। अब तीसरी बात जो है वो है पंजीकरण के आधार पर, यानी किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। इसके लिए उन्हें कुछ बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह विदेश है, लेकिन वह भारत में बहुत दिनों से नौकरी कर रहे हैं। ऐसा कम से कम 7 वर्ष से अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में नौकरी कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसे भारत कहीं ना कहीं दिल में बस जाएगा, उसे भारत से प्रेम हो जाएगा और उसका मन करेगा कि अब हमें भारत में ही रहना है, भारत का नागरिकता लेना है। तो अगर वह व्यक्ति भारत में नौकरी करते हुए 7 वर्ष गुजार चुका है तो उसे वह इंसान पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ले सकता है। लेकिन इसमें अगर कोई मान लीजिए कोई विदेशी लड़की है, अगर वह लड़की भारतीय लोगों से या भारतीय लड़कों से विवाह कर लेता है तो उस लड़की को इस आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब चौथा बात जो है वो है देशीकरण। इस पर हम कुछ देर के बाद चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अंतिम पॉइंट जो है वो है अर्जित भूमि। जानेंगे आखिरकार हमें अर्जित भूमि के आधार पर किस तरह हमें नागरिकता मिल सकता है। अगर आप आज के सिक्किम को देखेंगे तो सिक्किम भारत का अंग नहीं था, सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। लेकिन सिक्किम 35वां संविधान संशोधन के तहत भारत में मिलाया गया। यानी ऐसा नहीं है कि उसे हम युद्ध करके जीते हुए हैं, नहीं, वह स्वतः ही भारत में मिलने की इच्छा जाहिर किया तो उसे भारत मिला लिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है अगर आप किसी राज्य को या किसी देश को भारत में मिलाएंगे तो उस देश में रह रहे व्यक्ति को भी भारत का नागरिकता प्रदान करना पड़ेगा आपको। तो इसी तरह अगर सिक्किम को हम अपने देश मिलाए तो सिक्किम में रह रहे व्यक्ति को भी नागरिकता प्रदान करेंगे। तो कल होके विचार कीजिए अगर पीओके हमारा हो जाए, वैसे तो पीओके हमारा ही है, इस पर पाकिस्तान कब्जा जमाए हुए हैं। कल होके ये हमारा होगा ऐसा हमें विश्वास है और हम इस विश्वास के साथ जीते हैं। कल पीओके हमारा होगा और इस पर कई बार अमित शाह जी चर्चाएं भी कर चुके हैं। आप उनका एक भाषण सुने होंगे,
क्या बात करते हैं, जान दे देंगे। वो किसी और के लिए जान नहीं दे रहे थे, बल्कि पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में ही बोल रहे थे। तो हम ऐसा विश्वास करते हैं और इस विश्वास के साथ जीते हैं कि कल होके कश्मीर हमारा, पीओके हमारा होगा। कश्मीर तो हालांकि हमारा ही है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जिस पर पाकिस्तान कब्जा जमा के बैठे हुए हैं और इस आशा के साथ जी रहे हैं कि पीओके हमारा है। किसी पर कब्जा रखकर आप बहुत दिनों तक उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं, और जिसका वह है उसका होकर ही रहेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इस पर चर्चाएं करेंगे। लेकिन अगर पीओके कल होके हमारा होता है तो पीओके में रह रहे लोगों को नागरिकता भारत सरकार देगी। ये था अर्जित भूमि। अब हम लोग देशीकरण पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हमें लगता है, महत्वपूर्ण तो नहीं लेकिन थोड़ा इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। आखिरकार देशीकरण के माध्यम से हम किसी को भी किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्रदान कर सकेंगे। यह हमारा चौथा पॉइंट था, देशीकरण। अब हम जानेंगे आखिरकार देशीकरण के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को कैसे नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति को हम देशीकरण के माध्यम से नागरिकता देंगे वह वयस्क होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, प्लस अच्छे चरित्र का होना चाहिए, प्लस अच्छे चरित्र का होना चाहिए। अगर ये दोनों गुण उसमें हैं, वयस्क मतलब 18 प्लस एज होना चाहिए, तो हम उसे देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का भाव रखता हो। वह इंसान भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का भाव रखता हो और अनुसूची 8 में वर्णित जो 22 राज्य भाषा है, 22 राज्य भाषा का वर्णन अनुसूची 8 में है। इन 22 राजभाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञान उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जिस व्यक्ति को हम देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर रहे हैं। अब आप बोलोगे 22 राजभाषा ये क्या होता है? संक्षिप्त में हम बता देते हैं। जो हमारा मूल संविधान था, उस मूल संविधान में मात्र 14 राज्य भाषा था। वो था उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, असमिया, बंगाली, हिंदी, संस्कृत। ये 14 वह भाषा हैं, यानी ये 14 वह राज्य भाषा हैं जो मूल संविधान में था। बाकी के 8 राज्य भाषा बाद में जोड़े गए हैं, जैसे हो गया सिंध, नेपाली, मणिपुरी, डोगरी। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नेपाली किन राज्य का राज्य भाषा है। और 4 जो बचा है वो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। जो मैथिली है वो भी राज्य भाषा की कैटेगरी में आता है। और एक प्लस पॉइंट, अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा, जो अंग्रेजी है यानी इंग्लिश है, इंग्लिश इन 22 भाषा में सम्मिलित नहीं होने के बावजूद भी नागालैंड का यह राज्य भाषा है। यानी इन 22 राज्य भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो वो इंसान जिसको हम देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर रहे हैं। और 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट में लिखा गया है, वह व्यक्ति अभी, यानी अभी तो उसे भारत का नागरिकता मिला नहीं है, लेकिन अभी जिस देश का वह नागरिक है वह देश भारत के नागरिक को देशीकरण के माध्यम से अगर नागरिकता प्रदान करती हो, तब फिर से सुनिएगा, यानी जिस भी व्यक्ति को, मानिए हम एक्स व्यक्ति या वाई व्यक्ति को नागरिकता दे रहे हैं ना, और वाई व्यक्ति उस देश से बिलोंग करता है जो देश देशीकरण के माध्यम से भारत के व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता हो, तब जाकर उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता देशीकरण के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। अब ये था चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट लिखा हो गया है, अभी जो वह व्यक्ति जिस देश का नागरिक है उसका वह त्याग कर दे। मानिए वह अमेरिका का है तो अमेरिका का नागरिकता त्याग कर दे और इस बात की जानकारी वह भारत सरकार को दे,
तब जाकर उसे देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन 5 या 6 पॉइंट में 5 पॉइंट में से किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं आ रहा है इसमें से, तब क्या करें? अगर इसमें से किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो उनके पास अगर वह कला क्षेत्र से आता हो, विज्ञान संबंधी क्षेत्र से आता हो, मानव सेवा के क्षेत्र से आता हो, या विश्व शांति में अपना योगदान रखता हो। जैसे आप मदर टेरेसा का नाम सुने होंगे। मदर टेरेसा को इसी आधार पर 1970 में भारत का नागरिकता दिया गया था। अदनान सानी जो कि पाकिस्तानी गायक हैं, उन्हें भी इन्हीं यानी कला के आधार पर भारत का नागरिकता प्रदान किया गया था। यानी जैसे विज्ञान, कला, मानव सेवा, विश्व शांति, साहित्य, इन सभी से ताल्लुक रखता हो और 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो, तब उन व्यक्ति को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है और वह व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे। आपको ये जानकारी कैसा लगा? किसी पे हंसना आसान है और किसी को हंसाना बहुत कठिन कार्य है, तो आप इस चीज़ को ना करें। आप किसी का पैर खींचने से अच्छा है आप अपने आप को आगे करने का प्रयास करें। किसी को छोटा करने से अच्छा है अपने आप को बड़ा कर ले, अपने कद को बड़ा कर ले। किसी की पैर को ना खींचना पड़े, किसी के पैर को ना काटना पड़े, और बेहतर होगा कि आप अपना काम में व्यस्त रहे, किसी के कामों में व्यस्त ना डालें। ये आपकी अच्छाई है, इसमें और ज़्यादा बात हम नहीं बोलेंगे। और आज का ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर लिखिए। हम 100% देने का प्रयास करते हैं। आपके पास ये जानकारी किस तरह से जा रहा है, इस बात को आप लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ये शिक्षा जैसा नवनिर्माण कार्य है, इसमें हस्तक्षेप करना गलत है। आप रील्स की दुनिया से आपको निकलना पड़ेगा। रील्स की दुनिया में 30 सेकंड में हर मजा मिल जाता है, और अगर कहीं पर आपको जानकारी मिल रही है तो वहाँ आपको धैर्य बनाकर बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तब आप कुछ कार्य कर सकेंगे। नहीं तो रील्स की दुनिया में जाइए, 30 सेकंड में हर मजा मिलेगा आपको। इतना ही बात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम।